नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर बीजेएन टेलीविज़न चैनल से बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ हैं स्वामी प्रेमवर्तन अहमदाबाद से। आज आप जानेंगे स्वामी जी से कि क्या चल रहा है। स्वामी जी, आजकल जो आश्रम में जो भी हो रहा है उसके बारे में आप क्या थोड़ा सा बताएंगे कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें, हमारे दर्शकों को। नमस्ते। नमस्ते मित्रों। आज अग्नि माँ ने जो सवाल किया है वो ओशो आश्रम पुणे में हो रही गतिविधियों को लेके बात की है। उन्होंने प्रश्न किया है कि पूरे भारत में इसकी चर्चा है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं ये सही हो रहा है, जो वो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो मैं दर्शक मित्रों पे ये बात छोड़ना चाहूँगा कि वो क्या तय करते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ चीज़ों को लेके, और फिर आप ही तय करें कि ये गलत है या सही है। देखिए, आध्यात्म के क्षेत्र में दो संप्रदाय होती हैं। वैसे हर जगह पे ये लागू होता ही है। एक हमारी आंतरिक संपदा की बात है, जिसको हम आध्यात्मिक क्षेत्र की संपदा कहते हैं। जो आपका ध्यान है, जो आपका प्रेम है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी समझ है, जो डेवलप होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये सारी आपकी आंतरिक संपदा है। मगर उस आंतरिक संपदा के साथ साथ पूरे विश्व में आप, जैसे आप कहते हैं कि मैं शांति में हूँ, बहुत अच्छी तरह से आनंद में हूँ, तो इसमें सहायक बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका घर है, आपका घर का वातावरण अच्छा है, आपको घर पे 2 टाइम खाना मिल रहा है, घर की व्यवस्था अच्छी चल रही है, घर अच्छी तरह से रंग रोगन के साथ मेंटेन प्रॉपर्टी है, तो आपको सुकून रहेगा। अब ये घर की छत टूट जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पानी बरसेगा, यहाँ दुविधा होगी, भौतिक जगत की दुविधाएं शुरू हो जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको घर को रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें जो होल हुआ है उसको बंद करना पड़ेगा, पानी को टपकते हुए रोकना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। तो अध्यात्म जगत में जो आपकी भौतिक संपदा है उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। और भौतिक संपदा का अर्थ क्या है? तो हिंदुस्तान एक भारत पूरा का पूरा एक आध्यात्मिक भूमि मानी जाती है। इसको पूरी की पूरे भारत को आध्यात्मिक भूमि कहते हैं। तो आध्यात्मिक भूमि में हमारे जो आश्रम है, हमारे जो मठ है, हमारे जो शक्तिपीठ है, ये हमारे ऊर्जा क्षेत्र है। जैसे अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो वो मक्का मदीना को अपना सेंटर मानते हैं, और वैसे ही हर आध्यात्मिक क्षेत्र का एक केंद्र होता है। इसी केंद्र को समझने के लिए ओशो ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं। इस पे मुझे खास बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी किताबें, हिंदी पुस्तकें पढ़ें तो उसमें बहुत डिटेल में बात की है कि आध्यात्मिक क्षेत्र का क्या अर्थ है, ऊर्जा क्षेत्र का क्या अर्थ है। मतलब ऐसी भी बात कही है कि बहुत गहन ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अगर आम इंसान पहुँच जाए तो पागल भी हो सकता है। यहाँ तक की उन्होंने बात कही है। तो जो पूना है, पूना आश्रम है, वो ओशो का आध्यात्मिक केंद्र है। वो वर्ल्ड स्पिरिचुअल एपिसेंटर है, जहाँ से पूरी धरती एक टाइम पे हिली थी। और वहीं से उन्होंने शुरुआत करके एक तरह से ओरेगॉन रजनीशपुरम अमेरिका में खड़ा किया था, और उसकी प्रतिध्वनि पूरे विश्व में सुनाई दी थी। और फिर जब वो अमेरिका से आ गए और अमेरिका में जो कट्टर ईसाई थे उन्होंने इसको ख़त्म किया, या वहाँ की सरकारों ने उस पर एलिगेशन लगा के उस जगह को ख़त्म किया, और वापस भारत में आए, तो यहीं से उन्होंने उस ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण किया फिर से। तो वो ऊर्जा क्षेत्र है हमारा, एक पहली बात। और वहाँ पे उस ऊर्जा क्षेत्र को प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने खुद जाने से पहले अपनी समाधि वहाँ डिज़ाइन करवाई, और समाधि पे कौन सा पत्थर रखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा वो भी। लेकिन स्वामी जी, हमें तो पता चला है कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं आश्रम वाले कि समाधि है ही नहीं। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। समाधि, आप डेफिनेशन में फ़िलॉसॉफिकल चीज़ों में जाओगे तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आपको ये कहूँ कि ये कपड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ सूत है और सूत का जोड़ है, और मैं आपको ये कहूँगा कि ये तो कपड़ा भ्रम है तुम्हारा। इस तरह की जो फिलॉसॉफिकल बात है उसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। आप इस घर में बैठे हो और आपको अगर मैं फिलॉसफी करूं, ये घर नहीं है, ये ईंटों का एक स्तंभ है और ये ईंटें लगी हुई है, ईंटों को हटा दो घर गायब हो जाएगा। कहाँ है घर? ये तो हमने बोला कि घर और मकान का एक डिफरेंस बताया है कि मकान क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो मकान है, मगर उसमें जब हम रहने आ जाते हैं तो उसको हम घर कहते हैं।
ठीक है। ऐसे ही वो जो इमारतें हैं जहाँ पे वो समाधि बनी हो तो इमारत है, मगर वहाँ पे एक गुरु की अस्थियाँ जब लगा देते हैं या गुरु का शरीर उसमें आ जाता है तो आप उसको समाधि कहते हैं, है ना। और उसका एक कनेक्शन है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल वैल्यू है उसकी। तो ओशो ने सिर्फ अपनी समाधि नहीं बनवाई थी, उनके 5 शिष्यों की भी समाधि बनवाई थी। उनके बाद कौन से शिष्य की बनेगी और उनसे पहले जो गुजरे उन शिष्यों की समाधि वो पहले से, तो 5 समाधियाँ और है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझना ज़रूरी है। अब बात आती है कि भाई सही हो रहा है गलत हो रहा है ना। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एक लूट होती है, जो चोरी होती है, उसको आप कह सकते हो कि भाई वो भूखा इंसान था, उसको भूख लगी थी इसलिए उसने ब्रेड छीना, उसको जस्टिफाई आप कर सकते हो, मगर है तो वो चोरी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आध्यात्मिक संपदा पे कब्जा हो जाए, उसमें चोरी हो, तो उसको चोरी और कब्जा की तरह ही देखना होगा आपको। जैसे ये पूरा जो सेंटर है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का संविधान भारत सरकार ने बनाया हुआ है कि वो क्या होता है, हमारा जो देश है उसके नियम कानून है, उस कानून के हिसाब से ये पब्लिक के पैसों से बनी हुई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से पब्लिक के पैसे से पड़ी है। आपकी चवन्नी लगी है, मेरी 1 करोड़ लगे हैं, मगर आपकी चवन्नी की भी वैल्यू है, मेरे 1 करोड़ की भी वैल्यू है। तो स्वामी जी, एक सवाल है कि अगर आप कह रहे हो ये ट्रस्ट है, तो समाधि के लिए यहाँ पैसे क्यों लिए जाते हैं? देखिए, मैं पहली बात पूरी कर लेता हूँ अपनी। तो जो हम स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करते हैं, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ये हमारे जो आध्यात्मिक, इसको बचाना बहुत, संपदा को बहुत ज़रूरी है। और जो आश्रम अभी कर रहा है उसको बेचने का काम कर रहा है। ओशो जब शरीर में थे आखिरी दिनों में, तो वो यहाँ पे फिर से रजनीशपुरम की तरह एक नई कॉलोनी बनाना चाहते थे। उसका एक पूरा प्रवचन है कि पूरा कोरेगांव पार्क बिकाऊ है, बिकने वाला है और हम उसको खरीदने की तैयारी करते हैं। हालांकि बहुत सारे सन्यासी उसको हंसते हैं उस पर, मगर वो बहुत बड़ी गंभीर बात थी, क्योंकि ओशो ने हमेशा सिखाया कि हंसते रहो, गाते रहो, तो लोग हंसते भी हैं, आदत हो जाती है। मगर वास्तव में वो बहुत गंभीरता से बता रहे थे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बड़ा मैनेजमेंट के लेवल से बहुत अच्छा दृष्टिकोण वो पेश कर रहे थे, क्या हो सकता है यहाँ पे। पूरा कोरेगांव पार्क खरीदने की बात थी। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा क्षेत्र बनाना चाहते थे इस जगह को, और उनको ये भरोसा था कि मेरे बाद मेरे सन्यासी इसको ऊर्जा क्षेत्र बनाए रखेंगे। मगर फिलॉसफी में उलझे हुए लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो जैसे ही ओशो का जाना हुआ तो सभी ने अपनी अपनी फिलॉसफी अप्लाई करनी शुरू कर दी। कोई बुद्ध को मानने वाला कहने लगा, कोई निराकार का मानने वाला कहने लगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। मगर बुद्ध के मानने वाले भी अगर आप हो तो बुद्ध ने कहा कि पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर कहा अगर बुद्ध न हो तो क्या, तो बुद्ध जब नहीं होते हैं तो उनके साथ जिए हुए लोगों का एक संघ बनाता है। और वो सच्चे है, जिया हुआ तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जो उनके साथ जिए और आज भी वो शराबी कबाबी है। मगर ऐसे लोग होते हैं जो साधक होते हैं, वास्तव में साधक हैं, जिनके अंदर प्रेजेंस है अपनी, जो प्रेजेंस को मेंटेन करते हैं, जो अवेयरनेस को मेंटेन करते हैं। उन साधकों के साथ आप अवेयरनेस की यात्रा करोगे तो संगम शरणम गच्छामि, और संघ भी ना मिले तो क्या, तो धर्मम शरणम गच्छामि, जहाँ भी धर्म की बात होती है वहाँ पहुँच जाओ। ये 3 सूत्र उन्होंने बताए। तो ये ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र को आपको बचाना है, उसका विकास करना है, उसका फैलाना है। अगर आप फैला नहीं रहे हो तो उसको आप कम कर रहे हो, मतलब आप क्षय में जा रहे हो, आप क्षीण हो रहे हो, आप मृत्यु की ओर जा रहे हो। तो इसीलिए बुद्ध क्षेत्र को बेचा नहीं जा सकता। ये बुद्ध क्षेत्र है, इसको बेचना नहीं चाहिए। तो पहले तो ये बात गलत है कि 3 करोड़ का लॉस के लिए आप 107 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। प्रॉपर्टी बेचनी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ये ओशो का जोरबा है। ओशो तो अशरीरी है, मगर ये उनका शरीर है, ये आश्रम उनका शरीर है। जब ओशो नहीं रहे तो ये पूरा ही आश्रम उनका शरीर है। तो ये ऊर्जा क्षेत्र है, इस ऊर्जा क्षेत्र को किसी भी हाल में बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब गलत हो रहा है कि सही हो रहा है वो आपको देखना है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था कि आश्रम कह रहा है कि यहाँ पे समाधि नहीं है। देखिए, ये बहुत खेल है, ये वहाँ पे यहाँ से लोगों को उल्लू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। रादर क्या कहा जा रहा है कि ये तो वही फिलॉसफी की बात है, ईंट पत्थरों का है, ये तो इसका नाम नहीं, ये समाधि है, एक प्रोसेस है समाधि बनाने की, उसके तहत ये समाधि बनी हुई है, ओशो ने खुद डिक्लेयर की हुई है। अब समाधि को ये इनकार क्यों कर रहे हैं? तो भारत में जो संविधान है वो ये कहता है कि आप समाधि के क्षेत्र को नहीं बेच सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं मान सकते इसको उस तरह से।
बेचने वाली प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। तो जब ये आगे फ्यूचर में उस जगह को भी बेचना चाहेंगे तो उनको ये समाधि शब्द बहुत खलेगा और इसी वजह से वो समाधि होने का इनकार करते। इनफैक्ट वो कोर्ट में एफिडेविट दे चुके इस बात की। जबकि ओशो के शरीर छोड़ने के बाद अमृतो स्वामी स्टेज पर आके कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे समाधि बनाने को कहा और यहाँ पे समाधि ध्यान भी होता रहा। वो समाधि में जाने का भी एंट्री फीस लेते रहे। उसको समाधि करके ही पॉपुलर किया गया पूरे विश्व में। ठीक है, बाद में क्या है कि ओशो ने एक जगह कहा है कि मैं बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हूँ, मैं अपने अपोजिट विचारों के खिलाफ अपने विचारों के खिलाफ दूसरे विचार पेश करता हूँ ताकि तुम कहीं बंधो नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो खिलाफत के विचार थे और जो उनके पक्ष के विचार थे उसको अपना के लोगों को दिखाना शुरू किया और उसको फैलाना शुरू किया स्ट्रैटेजिकली। देखिए, ये जो देश विदेश है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो मैनेजमेंट में बहुत माहिर है और मैनेजमेंट के अलावा उनकी जो क्षमता है वो है बहुत दूरदृष्टि है, उनकी बहुत लंबी सोच है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपना खा पी लूँ, अपना बच्चों का कर लूँ, बात ख़त्म। ये ओशो ने एक जगह पे कहा है कि गजब होंगे वो लोग जो 100 साल बाद इस सड़क पे कितने लोग चलेंगे उसके कैलकुलेशन से सड़क बनाते हैं। तो ये जो प्लानिंग है, ये अभी आश्रम अभी आप बिकते हुए देख रहे हो, इसकी प्लानिंग बहुत पुरानी है। यानी ये बहुत पहले से प्लान किया गया षड्यंत्र है, आपको इसको समझना पड़ेगा। देखिए, हमने बिन लादेन के बारे में सुना, अमेरिका ने उनको नहीं बख्शा, जबकि बिन लादेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, मगर उसको चुन के मारा। ये ऐसी कौम है जो बदला पूरी तरह से लंबे समय के बाद भी लेगी और बहुत शांति से लेगी। तो ओशो ने जाके अमेरिका में, जिसको आप कहते हैं कि आध्यात्मिक बातों से उनको झंझोर दिया था और उनकी जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी थी उसको चैलेंज कर दी थी बहुत खुले तौर पे। तो उसका बदला तो उनको लेना ही था। यानी अमेरिका अपना पूरा बदला निकाल रहा है। ये मानसिकता कहिए, ये अमेरिका एज ए व्यक्ति को ना देखे, उस पूरी मानसिकता को देखे। अमेरिका एक मानसिकता है जो पूरे पृथ्वी पे दबदबा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम इसे मुक्त क्या हो सकते हैं? हम मुक्त अगर सन्यासी के स्तर पे देखें तो ओशो ने ऑलरेडी हमको वेस्टर्न और ईस्टर्न का संयोजन करने की बात कही है, इस मीटिंग ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट। तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम अपना लें, हमारी जो बुराइयाँ हम त्याग दें और उसको मिल, मगर उनकी बुराइयाँ अपना ले और अपनी बुराइयाँ भी जोड़ दे, ये तो नहीं कहा है ना। तो ईस्ट एंड वेस्ट का मीटिंग जो है, उसमें दो सभ्यताएं जब मिलती है तो टकराव होते हैं, इतना आसान नहीं होता। एक पति और पत्नी भी घर में आ जाते तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में एक दूसरे के साथ। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा जीवन युद्ध में चला जाता है, संघर्ष में चला जाता है। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया। तो ये जो पूरी बात है ईस्ट एंड वेस्ट की जो मीटिंग है, वो ओशो बोलते थे कि जब पश्चिम से कोई व्यक्ति आता है तो मुझे उससे बौद्धिक बातें करनी पड़ती, इंटेलेक्चुअल स्टफ देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हमारी भूमि बनी बनाई है जहाँ पे ध्यान में उतरना बहुत आसान है। इसीलिए ओशो थोड़ा बहुत कैथारसिस करवा के तुरंत ध्यान में उतार देते थे, थोड़ा भक्ति संगीत करवा के थोड़ा ध्यान में उतार देते थे। आप कीर्तन कर लीजिए। अब जिसने कीर्तन जीवन में किया ही नहीं, कीर्तन क्या होता है, उसको आध्यात्मिक फीलिंग नहीं खड़ी होगी उसमें कीर्तन करके तुरंत मेडिटेशन में नहीं उतर पाएगा, उसको समय लगता है। उसको वो बौद्धिक है, वो देखो बौद्धिक व्यक्ति देखता है कि ये कीर्तन में लोग क्या कर रहे हैं, क्या पागलपन कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, मस्ती कर रहे हैं, आंखें बंद करके झूम रहे, क्या कर रहे हैं, मगर वो कीर्तन है। कीर्तन का हमारे सभ्यता में वो एम्बाइब्ड है, हमने बचपन से वो किया है। तो ओशो ने उसको सहजता से कीर्तन करते करते ध्यान में ले गए लोगों को। ठीक है, तो ओशो ने भक्ति मार्ग पे भी बात किया है और जो हमारा बौद्धिक मार्ग है जिसको हम ध्यान का मार्ग करते हैं, वो उसके पे भी बात किया है। दोनों ही सत्य है, मगर अगर भक्त ध्यानी का विरोध करने लगे और ध्यानी भक्त का विरोध करने लगे तो ये तो मूर्खता हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और हमारी जनता जो देख रही है इस समय, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, क्योंकि शायद वो बहुत सी चीज़ों से वंचित हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे ही देश में कैसे दूसरे देशों का शासन चल रहा है ना। तो इसका सल्यूशन क्या है, क्या सल्यूशन हम करें? देखो, जागने का सॉल्यूशन तो जागना ही होता है। कोई कहे कि मुझे नींद में सपने आ रहे हैं तो मैं क्या करूं जागने के लिए, तो भी जाग जाना पड़ता है। और उसका तो क्या सॉल्यूशन होता है? अगर कोई नहीं जाग रहा और कोई कहता है नहीं मुझे जगा दो, मैं जागना चाहता हूं पर मैं जाग नहीं पा रहा हूं, नशा बहुत भारी है, तो आप उसमें पानी डालोगे, है ना,
उसको कहीं तो झकझोर हो गए। तो अभी जो सिचुएशन आ रही है कि भाई 32 सालों तक सन्यासी जो थे ओशो के प्रेम में थे, वो चुप रहे, इस भरोसे चुप रहे कि ओशो के जाते ही जो लोग तुरंत यहाँ पे शासन में आए, मैनेजमेंट में आए और ओशो के साथ थे, तो ये लोग सही होंगे। ये एक मान्यता हो जाती है। इसको बोलते हैं कुर्सी पूजा। कुर्सी पे जो बैठा है वो सही होगा, ऐसा मान लिया जाता है, मगर ऐसा होता नहीं वास्तव में। ओशो कहते हैं मैं तुम्हारी संभावनाओं को, आज की संभावनाओं को देख के तुम पे भरोसा करता हूँ, पर उन संभावनाओं के साथ तुम क्या करोगे वो तो तुम्हें ही जाना है। और देखो, मन जो है वो बदल जाता है, बार बार बदल जाता है। और हम तो भी साधक हैं, ये सारे के सारे साधक हैं। इनके मन बदलने कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। आज किसी के विषय में हम अच्छा सोच रहे हैं, थोड़ी सी उसकी हरकत बदल जाती है तो हम उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। मन है, मन बदल रहा है और हम उस मन से आ सकते हैं। तो यही जो लोग कीर्तन में नाच रहे थे, गा रहे थे, भक्ति में झूम रहे थे, यही उसी का विरोध करने लगे। अब उनको लगता है कि अगर हम वो डिस्को कल्चर लाएंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, तो इन्होंने डिस्को कल्चर ला के अट्रैक्ट करने की कोशिश की, शराब पिला के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इसको स्पिरिचुअल प्लेस ना बताकर रिजॉर्ट बना दिया, है ना, एक आश्रम नहीं है तो रिजॉर्ट बना दिया। तो बोलते हैं हम न्यू जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अध्यात्म प्यास है, अगर प्यास आपके दिल में नहीं है तो कहीं नहीं है। अगर आप ऐसे सन्यासी की हैसियत जाते किसी कॉर्पोरेट में जाके अपनी बात रखते हैं, आप उनके कपड़े पहन के जाते हो, उनका चोला पहन के जाते हो, तो आप वो बोलते कि ठीक है हम तुमको देखते हैं, हम तुमको एनालिसिस करते हैं कि तुम क्या हो। मगर तुम जब माला लेके जाते हो, अपना सन्यास का वस्त्र लेके जाते हो और अपने प्रेम की और ज्ञान की बातें करते हो और कहते हो कि भाई हम आपको ओशो से बांधने नहीं आए, ओशो का संदेश देने आए, मगर हम तो सन्यासी हैं, तो आपके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी लोगों की। मगर ये गलत तरीके से ओशो को प्रेजेंट करना, लोगों में गलत बातें फैलाना, जी आप बिल्कुल सही। और ये भी क्या है, दो पक्ष बन गए हैं अभी भारत में, जिसके बारे में ओशो ने हमेशा से अलर्ट किया है हमको कि आप जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वर्ल्ड में, जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, वो कम्युनिज्म की जो सोच है वो अल्टीमेटली कहाँ जाके रूल करेगी, उसके बारे में ओशो ने बहुत सारा चेताया है। कम्युनिज्म का अवधारणा तो बहुत सुंदर है, मगर उसकी जो एप्लीकेशन है बहुत खतरनाक है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट चल रहा है कि आपको ज़बरदस्ती नास्तिक बनाया जाता है। देखो, अंधश्रद्धा हटना अलग बात है और आस्तिक और नास्तिक होना अलग बात है। आस्तिक का मतलब है पॉजिटिवनेस, नास्तिक का मतलब है शक, हर बात में शक। शक की भी ज़रूरत है ना, बिना शक की दुनिया नहीं चलेगी, क्योंकि शक है तो क्राइम रुक सकते हैं, शक है तो, मगर उसका एक उपयोग है। आप अगर पति पत्नी के संबंध में भी शक करते रहे तो कैसे वो संबंध टिकेगा। तो उसका उपयोग जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए। जहाँ पे ट्रस्ट अप्लाई करना है वहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट अप्लाई करना है कि यहाँ पे इस संबंध में मैं ट्रस्ट अप्लाई करूँगा, मेरे साथ गलत भी हो जाए तो भी मेरा ट्रस्ट कमज़ोर ना पड़ना चाहिए। तो ओशो बोलते हैं किसी को चीट हो जाना मगर चीट करना मत। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि आश्रम के जो ट्रस्टीज़ हैं वो लोगों को चीट कर रहे हैं, ओशो की फर्जी विल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका में कोर्ट में इस संपत्ति को हासिल करने के लिए, ओशो के सारे कार्यों पे कब्जा करने के लिए, वो कह रहे हैं कि ओशो हमारे कर्मचारी थे। अब ये सारी कहानियाँ सन्यासियों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गहन अध्ययन नहीं किया है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने अंग्रेजी किताबों का भी और हिंदी किताबों का भी सालों साल अध्ययन किया है। आई एम सन्यासी ऑफ 93 बैच, 92 से मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया था। तो आज उस बात को कई साल हो गए हैं, दशक बीत गए। तो काफ़ी अभ्यास करने के बाद ये चीज़ें समझ में आती है। आप और दूसरा भी नॉलेज आप जब लेते हैं, आप सिर्फ सीमित नहीं रह जाते ओशो को पढ़ के, दूसरा विज्ञान भी पढ़ते हैं, राजनीति भी पढ़ते हैं, दूसरे तरह के जो ओशो ने 100 अलग अलग किताबों पे बात की थी। तो ओशो ने बहुत विरासत स्टडी किया था, तब आप उस पर बात कर पाते हैं। सिंपल सी बात है। बहुत अच्छे लगे आपके विचार जान के। और जैसे कि आपने कहा कि सन्यासियों को नहीं पता है, तो स्वामी जी मुझे तो लगता है जब सन्यासियों को भी इतना नहीं पता है तो हमारी आम जनता तो जानती ही नहीं है। और अब जो आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट करने की जो बात चल रही है, मुझे लगता है इससे बहुत कुछ खुलासा हो रहा है और आम जनता तक पता चल रहा है कि हमारे ओशो ने क्या क्या दिया है इस ह्यूमैनिटी के लिए। एम आई राइट? जी जी, देखिए आप, ये बहुत अच्छा आपने जो बात आपने कही वो बहुत अच्छी बात है कि ओशो पूरे पृथ्वी की
आध्यात्मिक संपदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने हिंदू, जिसको हम हिंदू नाम देते हैं क्योंकि हिंदू तो बाहर से नाम आया हुआ है, उन्होंने जो इस भारतीय सभ्यता में जो हीरे निकले, वो चाहे शिव हो, गोरख हो, मीरा हो, कबीर हो, नानक जी हो, ये सारे जितने भी महान एनलाइटेंड बीइंग्स हुए उन पे और उनके दर्शन पे बात की। इतना ही नहीं, विदेश के जितने भी एनलाइटेंड बीइंग्स थे उन पे भी बात की। उन्होंने इस्लाम को भी समझाया और उन्होंने गीता को भी समझाया। ठीक है, उन्होंने कुरान की आयत पे भी बात की और उन्होंने गीता के श्लोक पर भी बात की, मगर दोनों ही पक्षों की कट्टरता पे भी बात की और उसको हटा के कैसे वास्तव में ये एक ग्लोबल स्पिरिचुअलिज्म किसी संप्रदायों के डबरे में ना फंसकर उस आध्यात्मिकता अपना पंख ले। आज जैसे योगा है, आज योगा हिंदू नहीं रहा, आज योगा ग्लोबल हो गया। ठीक है, ऐसे ही बुद्ध का ध्यान भी ग्लोबल होता जा रहा है। तो ओशो ने उस ध्यान की बात की कि ध्यान को ग्लोबल बनाए, भक्ति को ग्लोबल बनाए। वो कोई आप संप्रदाय से या मौलवी, पुरोहित, पंडित, पादरियों के जाल से निकले, ये ओशो ने समझाया और सबको समाहित किए करे। तो इसलिए इसी पूना कम्यून मतलब आश्रम के अंदर हम सूफी संगीतों पे नाचते थे, हम कीर्तन करते थे, हम श्री राम जयराम भी करते थे, मतलब हर तरह के धुनों पे हम नाचे हैं। राइट, तो ये वो जगह है कि इट्स अ ग्लोबल स्पिरिचुअल हब, जहाँ पे हर धर्म, हर संस्कृति की जो पॉजिटिव साइड है उसको समाहित कर लिया गया। बहुत बहुत अच्छा लगा। और यानी कहने की बात है कि हमारे ओशो ने हर रिलीजन पे बात की है और हर रिलीजन के ऊपर रोशनी भी डाली है और उनकी अच्छाइयाँ और जो चीज़ें जकड़ रही थी उस पर भी काम किया है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके स्वामी जी। हम आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद से भरे हुए हैं क्योंकि आपने हमें अपना बहुत ही कीमती समय हमारे BGN टेलीविज़न चैनल को दिया है। इसी से मैं आपसे क्या अलविदा ले सकती हूँ या आपको कुछ और कहना है? जाते जाते हम दर्शकों को इतना ही बात कहेंगे कि ये जो आध्यात्मिक संपदा ओशो ने पूरी पृथ्वी के मनुष्य जाति के लिए छोड़ी है और उसका एक केंद्र है, रिप्रेजेंटेटिव केंद्र जो पुणे में है, आश्रम है, उसको बिकने ना दे, उसको बचाए रखें। और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, उस गड़बड़ियों को सुधार करना ज़रूरी है। फ़िलॉसफ़ी में मत अटके, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी में अटकोगे, जिसको बोलते हैं कि फ़िलॉसफ़ी यानी क्या कि अनुभव रहित ज्ञान। ज्ञान है, कैलकुलेशन भी है उसके अंदर, तर्क भी है, मगर अनुभव कुछ भी नहीं, थोथा है। तो इस थोथे ज्ञान से बाहर निकले और गुरु के प्रति, अगर आपका ओशो के प्रति श्रद्धा है, प्रेम कभी रहा है, तो उस श्रद्धा को, उस प्रेम को चुकाने का समय है, उसको बचाने का समय है, इस जगह को। तो हम इस आध्यात्मिक संपदा को बचाएं और वो वास्तव में वो जो, देखिए मैंने जैसे कहा कि वहीं वो जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, वही कभी कीर्तन कर रहे थे, वही कभी ओशो की आरती भी उतार रहे थे, है ना, ये वही लोग हैं। मगर आज वो कट्टर हो गए। तो कट्टरता बहुत ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे जो हक है, तुम्हारी जो हक है, उस पर मैं दादागिरी या अपना दोष जमाऊंगा। ये तो फतवा वाला काम हो गया। आपको माला पहननी है या नहीं, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप माला पहन के जाना चाहते हैं, आप माला पहन के जाइए, नहीं पहनना चाहते हैं, नहीं जाइए। आपकी ओशो ने स्वतंत्रता की बात की। बिल्कुल बिल्कुल। माला इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो तो मैं तय करूँगा। मेरे लिए ध्यान इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मैं तय करूँगा। मैं ध्यान में हूँ कि नहीं, वो मैं तय करूँगा, आप नहीं तय कर सकते। आपके पास कोई थर्मोमीटर है जो आप तय कर लोगे कि आप ध्यानी हो कि नहीं। बहुत बढ़िया बात आपने कही, आपने बहुत ही मज़ा आ गया आज आपसे। धन्यवाद। और कुछ तो नहीं कहना है। आपने इतना प्यारा समय हमारे लिए दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जनता जो देख रही है, महाराष्ट्र की जनता से लेके पूरे हिंदुस्तान तक जो हमारा ये मैसेज जा रहा है हमारे स्वामी प्रेम वर्तन का, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, इनके बहुत फ़ैन फॉलोअर्स हैं। तो नहीं, स्वामी ओके, प्रेम वर्तन ही नाम। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी जनता, आप हमें देख रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे BGN TV चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।